आज का जो हमारा प्रश्न है जीएस पेपर 2 का, एक आप समझ सकते हैं एक तरह का बाउंसर प्रश्न है। अगर ये आपको एग्जाम में आता है तो होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सीधे लिखा है कि ये बाउंसर क्वेश्चन है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दूंगा। आता है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं आता है तो इसमें 0 नंबर मिलेंगे। सीधी बात है। मैंने ऑलरेडी कई तरह के आपको क्वेश्चन डिस्कशन किए कि अगर ऐसे प्रश्न ना आए तो कैसे करेंगे, लेकिन ये इस प्रकार का प्रश्न है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब इसमें फिर यही उचित है कि प्रणाम करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। और जो समय बचा है, जो 7-8 मिनट ऐसे प्रश्नों पे आपको बच जा रहा है, उसको क्या करना है, उसको अन्य क्वेश्चन में कंटेंट सुधारने के लिए देना है। हो सकता है अगर क्या पता आपने पढ़ाई अच्छे से की हो, थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ा हो, तो हो सकता है ये प्रश्न आपको आता हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एकदम इम्पॉसिबल ही है। हालांकि जब मैं ये प्रश्न अभी सॉल्व कर रहा था तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, इंडिया इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। इसके प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए परीक्षण कीजिए कि किस प्रकार इसका पूर्ण कार्यान्वयन भारत के वर्तमान शासन परिदृश्य को उन्नत बना सकता है। तो देखिए, अगर आपको ये चीज पता है, अगर इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, तो मान लीजिए आपको थोड़ा भी पता है कि चलो इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क क्या चीज है, थोड़ा कुछ भी पता है, मतलब अगर बेसिक यही पता है, मान लीजिए आपको सिंपल अगर यही पता है कि ई गवर्नेंस की एक योजना है, ठीक है, अगर आपको यही पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर डालेंगे और आपको 3-4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे केवल इतना अगर पता चल जाता पहले कि यार ये क्या है, केवल एक ई गवर्नेंस की एक नई स्कीम है, बस इतना पता चल जाता तो सारा काम हो जाता। क्यों? ई गवर्नेंस की नई स्कीम होगी तो उसका पूर्ण कार्यान्वयन भारत के वर्तमान शासन परिदृश्य को किस प्रकार उन्नत बनाएगा, ये बात मैं लिख लेता आराम से, ठीक है। इस पर संक्षिप्त लेख का ये पार्ट थोड़ा सा छोड़ देता, बस केवल यही लिख देता कि यार ई गवर्नेंस की एक योजना है और इसका उद्देश्य है सिटीजन से, जो भी 1-2 कीवर्ड्स मुझे याद रहता है सेकेंड ARC वाले, कि सिटीजन केंद्रित, मतलब नागरिक केंद्रित या सिटीजन सेंट्रिक प्रशासन उपलब्ध कराना, सुशासन की व्यवस्था करना, 1-2 में फट्टे, जो इसको हम जो अपने शुद्ध भाषा में कहते हैं फट्टेबाजी करना, थोड़े फट्टेबाजी करके एक संक्षिप्त लेख लिख देता। प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश क्या डालता, वही जो नेशनल ई गवर्नेंस योजना आपने पढ़ी होगी, NEGP सेकेंड ARC में। NEGP के बारे में 2-4 चीजें जो पता थी, अंतर प्रचालनीयता, ठीक है, पुनर्प्रयोज्यता, वही सब 2-4 में सिद्धांत डाल के लिख देता आंसर। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था इस प्रश्न में कि यार ये ई गवर्नेंस की एक योजना है। तो मैं पहले आपको बेसिकली समझा देता हूं ये है क्या। तो देखिए सिंपल सा, मैं आपके सामने एक उमंग पोर्टल खोलता हूं। यहां पर देखिए, यहाँ पे ये उमंग ऐप है, ये ऐप खोलेंगे आप तो देखेंगे यहाँ पर उमंग ऐप, यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना। आप ऑल सर्विसेज पे क्लिक करिए तो यहाँ पर देखिए ऑल, यहाँ पे काफी लिखा हुआ है सेंट्रल, स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारी सर्विसेज दी हुई हैं। और आप यहाँ पे अगर स्टेट में सर्च करेंगे तो स्टेट में आपको देखेंगे लाइन से सारे स्टेट का नाम आ जा रहा है, ठीक है। यानी उमंग पोर्टल बेसिकली क्या है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। और इस सिंगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज, चाहे वो स्टेट की हो या फिर वो किसी जो मतलब आप कह सकते हैं स्टेट की हो या फिर कोई और, मतलब जो भी राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम को ये क्या कर रहा है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रदान करते रहा है। तो इंडियन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क आप समझिए एक तरह से उमंग पोर्टल ही है। हालांकि उमंग पोर्टल पूरी तरह से इंडियन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क नहीं है, बेसिकली इंडियन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, जिसको हम इंड ये लिख रहे हैं, ये है क्या, इसके माध्यम से आपको एकीकृत सेवाएं, मतलब आपका देखिए क्या होगा, एक आपका खाता होगा, ठीक है, एक सिंगल खाता होगा हर व्यक्ति का, हर बिजनेस का। भारत में एक खाता, चाहे वो बिजनेस हो, ठीक है, या फिर व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, इसका खाता होगा। इसको क्या करना है, एक पोर्टल होगा इसके पास, एक पोर्टल पे अपना रजिस्टर करा देना है इस व्यक्ति को और बिजनेस को। यहां पर उसको गवर्नमेंट से सारी सेवाएं मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। देखिए क्या है, ये केंद्र सरकार है, यहाँ पे राज्य सरकार है, ढेर सारी इनकी योजनाएं होती हैं, मतलब 1 लाख 2 लाख इतनी नहीं है, मतलब बहुत ढेर सारी, हजारों तो योजनाएं होंगी कम से कम, अगर आप सबकी बात कर ले तो। इन योजनाओं को इंडियन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क एक प्लेटफॉर्म पे सबको मुहैया कराता है। आपने देखा अभी मैंने उमंग ऐप में दिखाया, एक प्लेटफॉर्म था, वहां पे क्या है, केंद्र सरकार की योजनाएं कौन सी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, सारे आप देखे होंगे आपने, सारी चीजें वहां पे लाइन से है। एक बार उमंग पोर्टल आप डाउनलोड करके उसको देखें। तो नागरिक और बिजनेस को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी एकीकृत सेवाएं प्रदान करना, यही है इंडियन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, केवल यही है। अब इसको लिखना कैसे है ये बात अब देखते हैं। अब क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में वाकई में करना क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधे सीधे एक मांग। पहली बात तो ये आपको समझना है 150 शब्दों में ही उत्तर लिखना है, ठीक है, इस बात को समझिएगा।
150 शब्दों में उत्तर लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा था, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया इंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर, ठीक है, इंडिया इंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर है, मैं बार बार इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क बोल रहा हूं। फ्रेमवर्क हाईलाइटिंग इट्स मेन प्रिंसिपल, एग्जामिन हाउ इट्स फुल फ्लेज्ड इंप्लीमेंटेशन कैन इंप्रूव द एग्जिस्टिंग गवर्नेंस लैंडस्केप ऑफ इंडिया। अच्छा, अब आप ये समझिएगा, पहला पार्ट आपको ये करना है कि एक संक्षिप्त लेख लिख देना है। ये बात आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, सीधे सीधे दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट यही है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए, दूसरा पार्ट ये हो गया। तीसरा पार्ट कह रहा है अब परीक्षण कीजिए कि इसका क्रियान्वयन किस प्रकार वर्तमान शासन के परिदृश्य को उन्नत बना सकता है। तो आपको यह समझ आ रहा है प्रश्न के 3 मुख्य भाग हैं, इस बात को आपको दिमाग में क्लियर रखना चाहिए। लिखना है आपको 150 शब्दों में, 3 भाग हैं और तीनों भाग आप देखेंगे अच्छे खासे लिखना है। अब क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जो पहला पार्ट होता है इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, इसी को इंट्रोडक्शन के तौर पे लिख देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा स्पेस और टाइम दोनों बचता है। ऐसे प्रश्नों में निष्कर्ष हम क्या करते हैं, बहुत छोटा या न के बराबर लिखते हैं जनरली। अब यही चीजें मुझे आपसे डिस्कशन करनी थी ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। हर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से, हर निष्कर्ष इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाएंगे, तो इस बात को समझिएगा। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं हम, 1 लाइनर निष्कर्ष बस बता देते हैं कि देखो हमने निष्कर्ष लिख दिया है, ठीक है। जैसे जो कन्वेंशनल टीचर होगा एग्जामिनेशन का चेक करने वाला, जो निष्कर्ष खोज रहा होगा कसम खाके कि निष्कर्ष नहीं मिलेगा तो इसके 1 नंबर काटूंगा, तो उसको कम से कम सांत्वना पुरस्कार मिल जाएगा कि चलो भाई इसने निष्कर्ष लिखा है। आपको क्या करना है, बस 1 लाइन का निष्कर्ष लिखना है, इससे ज्यादा आपके पास स्पेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे, प्रश्न को समझेंगे। तो प्रश्न में मैंने वही बता दिया कि भूमिका आपको क्या बताना है, सीधे संक्षिप्त लेख, डायरेक्ट आ जाइए, टू द पॉइंट, बहुत स्पेस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आपको ये बात अवश्य समझ में आ गई है कि किस प्रश्न में क्या लिखना है, कितना लिखना है। ये बात आपको अब समझ में आनी लगी होगी, क्योंकि यार लगभग 60-70 प्रश्न आप ऑलरेडी, और पर डे हम एक कर रहे हैं, ज्यादा कर भी नहीं रहे, तो आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, सीधे भूमिका पर वही लिख दिया, इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पर लेख। मुख्य भाग में क्या लिखा, सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है, एक पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या करना है, परीक्षण करना है कि इसका क्रियान्वयन कैसे वर्तमान शासन परिदृश्य को उन्नत बनाएगा। निष्कर्ष में आगे की राह, जो मैंने कहा कि बहुत 1 लाइनर, इससे ज्यादा निष्कर्ष नहीं लिखना है, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि उमंग ऐप आप देख सकते हैं कि इंडिया जो आर्किटेक्चर, ठीक है, इंडिया इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर है, ये इसका क्या है, एक तरह का देख सकते हैं आप, इसकी एक शुरुआत है, ठीक है। तो अब मैं लिखना चालू करता हूं और डिस्कशन शुरू करता हूं। इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क देश के नागरिकों और व्यवसायों को वन गवर्नमेंट का अनुभव प्रदान करने का फ्रेमवर्क है। देखिए इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट, सीधे बता दिया कि क्या है, वन गवर्नमेंट, ठीक है। वन गवर्नमेंट मतलब चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, देश के नागरिकों को इससे कोई लेना देना नहीं है यार। केंद्र उनको सब्सिडी दे रहा है, राज्य उनको सब्सिडी दे रहा है, ये केंद्र सरकार की योजना है। जैसे कालिया योजना उड़ीसा की योजना है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री किसान योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है, उनको फायदा होना चाहिए। तो बेसिकली हम क्यों करें बार बार ये क्यों जताएं कि ये किसकी योजना है, इसके लिए अलग अलग विभागों में दौड़ाने से अच्छा है नागरिकों को वन गवर्नमेंट की सुविधा उपलब्ध की जाए। ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो, उसके पीछे ये लोग छुपे हों, केंद्र सरकार राज्य सरकार इसके पीछे छुपे हों, ठीक है। ये मान लीजिए पर्दा लगा दिया और पर्दे के पीछे ये लोग छुपे हों और आपको केवल एक अदृश्य हाथ आएगा और आपको सेवाएं दे देगा, सिंगल हाथ। तो आप सिंगल हाथ सब लोग यूज करेंगे। तो यही है इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, ठीक है। अब क्या है, इसका उद्देश्य बता दिया, क्योंकि एक संक्षिप्त लेख लिखना था, तो संक्षिप्त लेख में कुछ उद्देश्य बताने लगते हैं हम लोग। तो क्या है उद्देश्य, देश में विद्यमान ई गवर्नेंस प्रयासों को एकीकृत एवं सुव्यवस्थित करना है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक खाता होगा, उसके माध्यम से वह समस्त सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेगा। उदाहरण के तौर पर उमंग ऐप इस दिशा में एक प्रयास है, ठीक है। तो ये मैंने देखा और पाया कि उमंग ऐप बिल्कुल यही काम कर रहा है। आप देखेंगे और भी ढेर सारे ऐप हैं, प्रगति प्लेटफॉर्म है, वो भी इसी तरह का प्लेटफॉर्म है। बेसिकली आपको अब तक समझ में आएगा क्या है ये। एक स्थान पे जब आप सेवाएं प्रदान कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ई गवर्नेंस प्रयास जितने भी हैं, देखिए जितनी स्कीम थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसी को वाटर सप्लाई की योजना हो, प्रधानमंत्री जल शक्ति योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं आप एक जगह पे प्रदान कर देंगे तो क्या हो जाएगी, विद्यमान ई गवर्नेंस प्रयास एकीकृत एवं सुव्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने बेसिक क्राइटेरिया बता दिया कि इसमें होगा क्या, इसमें होगा यही कि प्रत्येक व्यक्ति और बिजनेस, यहाँ पे एक बिजनेस भी लिख दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति एवं व्यापार या बिजनेस लिख सकते हैं आप, बिजनेस का एक खाता होगा, उसके माध्यम से वह समस्त सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए एक फ्लो डायग्राम बनाया, और ऐसा जब प्रश्न आए एग्जाम में
तो ऐसे फ्लो डायग्राम से समझाना बिल्कुल ना चूकें, थोड़ा आसान हो जाता है। उम्मीद है आप और अच्छा फ्लो डायग्राम बना देंगे, लेकिन फिर भी काम चलाओ। एक बक्से मैंने क्या किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लिख दिया, फिर लिख दिया इनकी बहुत ढेर सारी स्कीम्स होती हैं। इन स्कीम्स के बाद आएगा एक इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, और इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क क्या करेगा, नागरिकों और बिजनेस दोनों को सेवाएं दे देगा। ठीक है, तो मैंने एक तरह से फ्लो डायग्राम के माध्यम से इंडिया, यहाँ पे लिख दूंगा इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये समझाने का प्रयास मैंने फ्लो डायग्राम के माध्यम से किया है। अब सेकंड पार्ट पूछा था, इसके सिद्धांत बताइए। सिद्धांत बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, इसमें कुछ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। तो पहला सिद्धांत क्या है, एसडीजी लिंकेज है। देखिए सिद्धांत नंबर 1 एसडीजी लिंकेज है। किस चीज का एसडीजी लिंकेज, भाई जो भी प्रदर्शन है, जैसे इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क में आपने देखा होगा कई ढेर सारी गवर्नमेंट की स्कीम है। जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, जन औषधि परियोजना जो चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ढेर सारी स्कीम है। अब ये स्कीम है, ये जनता को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो कैसे मापन करेंगे, उसका मापन करेंगे एसडीजी इंडेक्स से। क्या करेंगे, देखेंगे जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने की दिशा में ये जो स्कीम्स हैं वो कितना फायदा कर रही हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, प्रदर्शनों का मापन करेंगे। एसडीजी इंडेक्स बनाया जाता है इसके लिए। ठीक है, दूसरा, वन गवर्नमेंट को प्राप्त करने हेतु सेवाओं की पहचान की जाएगी। तो मैंने बता दिया सिद्धांत नंबर 2 क्या है, वन गवर्नमेंट। इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, सेवाओं की पहचान की जाएगी। ये देखा जाएगा कि यार ऐसी कौन सी सेवाएं हो सकती हैं जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे वही विद्युत, जल, पानी। बेसिकली क्या किया जाएगा, पहले ऐप बना देंगे। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, आप इसको समझिए, जैसे प्रगति प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्रगति प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन समथिंग ऐसे करके कुछ फुल फॉर्म है। इसमें क्या करती है, केंद्र सरकार देखती है कि योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्या किया गया है, इसमें राज्य सरकारों को और स्थानीय सरकारों को भी इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, उमंग ऐप भी आप देखेंगे तो उमंग ऐप भी राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार है इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक ऐप बना देते हैं, मोबाइल ऐप बना देते हैं, इसके बाद राज्यों को और स्थानीय सरकार को उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें पता चल जाती है कौन सी सेवाओं की हम प्रदान करने वाले हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो उन सभी सेवाओं की पहचान की जाएगी कि कौन कौन सी सेवाएं हैं जो इसके माध्यम से दिया जाएगा। जैसे एक दो एग्जांपल और बताता हूं, जैसे आप केरल सरकार की आपने सुना होगा फ्रेंड्स स्कीम है, ई गवर्नेंस की। ठीक है, इसी प्रकार से लोकवाणी स्कीम है। अब ये देखिएगा, आपको एक काम करना है, लोकवाणी शायद यूपी सरकार की है और ज्ञान दूत राजस्थान की है। आपको ये दोनों चेक करना है कि ज्ञान दूत और लोकवाणी किस मतलब राज्य की ई गवर्नेंस योजना है। मुझे याद है, मैं जानबूझ के कंफ्यूज करा रहा हूं आप लोग को, ताकि आप लोग एक बार गूगल पर सर्च मारेंगे ये दोनों तो आपको डिटेल में पता चलेगा, और जब आप एग्जांपल में कोट करेंगे तो उसको पता चलेगा। तो आपका काम ये कि नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ज्ञान दूत और लोकवाणी किस सरकार की, किस राज्य सरकार की ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, और उसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा तैयार करना है। ठीक है, हालांकि आपने सेकेंड ईआरसी पढ़ी होगी तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है। ये हो गया। थर्ड, डेटा साझाकरण। एक जो तीसरा इसका सिद्धांत हो गया वो क्या हो गया, तो देखिए पहला सिद्धांत क्या था, एसडीजी लिंकेज, इसको बक्से में कर दीजिए सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा सिद्धांत है वन गवर्नमेंट, तीसरा सिद्धांत है डेटा साझाकरण और मोबाइल फर्स्ट। ठीक है, तो अब क्या है, डेटा साझाकरण, सभी सरकारी विभागों के मध्य डेटा साझाकरण होगा। यानी आपको क्या करना होगा, अलग अलग डेटा अलग अलग विभागों के पास नहीं जाएगा, डेटा जो डुप्लीकेशन हो रहा है वो सब कम किया जाएगा। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग, आपने सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग, मेघराज पहल, ऐसा आपने सुना होगा मेघराज पहल, ये भी देखिए किस गवर्नमेंट की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये सारी जो पहले उनको क्या, उनसे क्या किया जाएगा, सभी विभागों के मध्य डेटा अपने आप पहुंचाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे या फिर करंट अफेयर्स की मैगजीन ही पढ़ रहे होंगे, जो कि मैंने बताया, तो आपने सुना होगा वंस ओनली प्रिंसिपल, हाल में लाया गया वंस ओनली प्रिंसिपल। ये किस संगठन द्वारा लाया गया है, तो इसको ध्यान में रखें, ये लाया गया यूरोपियन यूनियन द्वारा, वंस ओनली प्रिंसिपल। वंस ओनली प्रिंसिपल में क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि हम डेटा, जो भी नागरिक है वो डेटा एक बार देता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को मान लीजिए नागरिकों से फिर से डेटा की आवश्यकता होती है, तो गवर्नमेंट बार बार नागरिकों के पास नहीं आती है, अपने जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में डेटा अंतर विभागीय प्रचालनीयता होती है और डेटा अपने आप पहुंच जाता है। ठीक है, तो बार बार जनता को परेशान करने से अच्छा है आपस में ही डेटा का स्थानांतरण हो जाए। तो ये है वंस ओनली प्रिंसिपल, यूरोपियन यूनियन। उसी तरीके का कुछ कुछ ये भी है, डेटा साझाकरण इस प्रकार किया जाएगा। मोबाइल फर्स्ट, तो आप जो जब उमंग ऐप खोलेंगे ना तो क्लियर देखेंगे, ढेर सारी भाषाएं लिखी हुई हैं शुरू में, और क्लियर लिखा हुआ है कि यह गवर्नमेंट की मोबाइल फर्स्ट स्कीम का प्रयास है। कि मोबाइल, भाई आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, आप देख रहे होंगे आरोग्य सेतु है, खूब चल रहा है कोरोना वायरस के दौर में।
सबके पास मोबाइल फोन है तो उसका यूज क्यों ना किया जाए, और जो भी सेवाएं हैं उसको मोबाइल के माध्यम से प्रदान किया जाए। इसको बोलते हैं हम एम गवर्नेंस। जैसे ई गवर्नेंस होता है तो उसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम गवर्नेंस, ठीक है, मोबाइल गवर्नेंस। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे कि इसके कार्यान्वयन से शासन परिदृश्य में सुधार कैसे होगा। तो देखिए, पहला, न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन, क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, एमजी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा जो वर्तमान सरकार है उनका वादा था कि हम ऐसा ही प्रदान करेंगे, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो वही प्रशासन का वही कार्य कर रही है कि न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन। देखिए, इसको थोड़ा सा वर्ड ना आप अगर सुशासन यूज करेंगे शासन की जगह तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा एग्जामिनर के दिमाग में ज्यादा क्लिक करता है, ये थोड़े अच्छे कीवर्ड्स हैं। तो क्या है, न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन। अब सीधी बात है, इससे क्या हो रहा है, देखिए आप सीधे समझ सकते हैं, विभिन्न विभागों को सिंगल विंडो बना दिया गया है। ये क्या करेगा, सबकी क्षमता में वृद्धि करेगा। देखिए सीधी बात है, आपको हर विभाग में अलग अलग जाके अलग अलग फाइल्स, अलग अलग जाति प्रमाण पत्र, जो भी समस्या है अलग अलग साझा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक जगह लॉगिन किया, हर डाटा यहां पे दे दिया, इससे जिस विभाग को जाना था उस विभाग पे पहुंच गया। तो ना यहां पर जाम लगा ना यहां जाम लगा, मतलब कहीं जाम नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, आप इस विभाग में जाते थे, मान लीजिए आपको बीएसएनएल का सिम लेना है तो आप बीएसएनएल डिपार्टमेंट में गए, वहां कहते थे नहीं यार यहां नहीं मिलेगा, अंदर जाइए, वहां कहते थे अंदर नहीं मिलेगा, बाहर जाइए, इधर उधर आपको भगाते रहते थे। फिर कहते थे, जब आप आखिरी में थक हार के चपरासी से पूछते तो बोलता था अरे जो साहब सिम देते हैं वो आज आए नहीं है। ये समस्या होती थी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लॉगिन कर दीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, लॉगिन कर दीजिए कि मुझे बीएसएनएल का सिम चाहिए, अब आपके घर पे आके दे जाएगा। अब अंदर ये जहां मन करे, जैसे मन करे, जहां से लाएं, आपको सिम आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को अधिक प्रतिस्पर्धी बना रहा है, ठीक है। वही मैंने लिख दिया कि सबकी क्षमता में वृद्धि करेगा, ठीक, आत्मनिर्भर भारत बनाएगा ना, ऐसे ही समझ लीजिएगा। फिर क्या है, सेवाएं प्रदान करने की लागत में कमी होगी तथा प्रयासों में दोहराव भी कम होगा। सीधी बात है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, आप एक जगह आपने लॉगिन किया, हर चीज कर लिया, आपको बार बार अपने गाड़ी जो आप वाहन यूज करते हैं उससे जाना नहीं पड़ा ऑफिस, ठीक है। गवर्नमेंट को भी बार बार इधर से उधर आपकी फाइलों को भेजने में समय नहीं लगा, एक जगह है, इंटरनेट से ही सारी जगह ट्रांसफर कर दिया। तो सेवा प्रदान करने की लागत में भी कमी होगी और प्रयासों में दोहराव भी कम होगा। भाई सीधी बात है, आप इधर भी फाइल लेके जाते थे, आप उधर भी फाइल लेके जाते थे। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में अब कैसा प्रावधान है, आप कहीं भी जहां मन करे, जिस विभाग में मन करे, आप एक बार आरटीआई फाइल कर दीजिए, उस विभाग से जो उचित डिपार्टमेंट होगा जहां से आरटीआई मिलनी है उसमें अपने आप फाइल पहुंच जाएगी, ठीक है। तो दोहराव सेवाओं में कम हो रहा है। तीसरा, नागरिकों, बिजनेस एवं सरकार के मध्य तीव्र सूचना आदान प्रदान से उत्पादकता में वृद्धि। और ये आप समझ सकते हैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुकेश अंबानी कह चुके हैं डेटा इज न्यू ऑयल, ठीक है, ऐसा बोल चुके हैं। अब ये समझिएगा ये बात क्यों बोली गई। डेटा से क्या होता है, अब डेटा आपके पास पता है, जैसे मुझे पता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि यार ये जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे और मैं डेटा रेगुलर देखता हूं, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है कि मैं एनालिसिस खूब करता हूं। मैं देख रहा हूं कि आंसर राइटिंग की जो रीच है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे ज्यादा लोग आंसर राइटिंग देख रहे हैं, ठीक है, और लोग पसंद आंसर राइटिंग ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस प्लेटफॉर्म की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मैं आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या हो रहा है, उत्पादकता में वृद्धि इस प्लेटफॉर्म की कैसे हो जाएगी, जब मैं डेटा का एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, यानी तीव्र सूचना का आदान प्रदान, ठीक है। और ये कैसे ले रहा हूं, आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, मेरे पास भी नोटिफिकेशन आ रहा है कि यार इतना मिनट, इतने घंटे ऐसे ऐसे वीडियोस देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर क्या हो रहा है, इसी तरह से गवर्नमेंट को भी पता चल रहा है कि इस जो बिजनेस है, मान लीजिए कोई बिजनेस है, कोई ऑयल इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसकी डिमांड है कि उसको ऐसी सर्विसेज चाहिए, तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है हम ऐसी सर्विसेज क्रिएट कर देंगे। यानी सूचना का जितना ज्यादा आदान प्रदान होगा, ठीक है, उतना अच्छा उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसकी, सबकी। और आप चाहें तो यहां पर ये भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं नागरिक, यहां पे लिख सकते हैं बिजनेस, यहां पे लिखते हैं गवर्नमेंट, और यहां पर क्या कर सकते हैं आप, इनके बीच में इंटरलिंकेजेस दिखा सकते हैं, ठीक है। ये 2-4 फ्लो डायग्राम आपको हैंडमेड तैयार रखने होंगे हमेशा के लिए, ठीक है, जहां मन करे वहां यूज करते रहिए, चाहे थिक सा पेपर हो, चाहे यहां पे पेपर हो, जो भी हो, ठीक है। चौथा पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का एकीकरण नागरिक केंद्रित प्रशासन की दिशा में उचित कदम होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भिड़ा देंगे, ठीक है। जो कुछ सामान्य सूचना है वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चल जाएगा।
तो इससे क्या होगा, नागरिक केंद्रित प्रशासन की दिशा में उचित कदम होगा। और देखिए ये सब कीवर्ड है जो आपको लिखने हैं, जो एग्जामिनर है वो ये सब कीवर्ड खोज रहा है। क्या खोज रहा है? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये बात आप देखेंगे क्यों, कहां से उठाई, सिलेबस से। ये सब कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब मैंने एक लाइन का निष्कर्ष लिखा, सब सीमा ऑब्वियसली कम पड़ रही थी, तो लिखा है स्पष्ट है इंडिया आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क देश को ज्ञान संचालित अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। यहाँ पे सिद्ध लिख दीजिएगा, सिद्ध होगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, देश को इससे क्या हो रहा है, डेटा बेस्ड बेसिकली जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किससे बेस्ड हो जाएगी, डेटा बेस्ड हो जाएगी। और ई गवर्नेंस में सारी सूचनाएं मिलेंगी, सारा काम ई गवर्नेंस हो जाएगा। बहुत अच्छा देखने में लग रहा है ना, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो सब लिखने की अभी जरूरत नहीं है, पूछा नहीं था तो क्यों लिखे। ठीक है, और ना हमारे पास स्पेस टाइम है लिखने का। तो ये प्रश्न से आगे बढ़ते हैं अब सेकंड प्रश्न की ओर, जिसकी हम केवल स्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं। अब देखिए प्रश्न क्या, एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं प्रश्न। समुद्री जीवन प्रतिवर्ष समुद्र में पहुंचने वाले लाखों टन प्लास्टिक कचरे के कारण अपूरणीय क्षति का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए और इस समस्या के समाधान हेतु कुछ उपाय सुझाइए। ठीक है, तो ये प्रश्न है, प्रश्न पढ़िए, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है और लिखना है आपको 150 शब्दों में। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, तब तक हिंदी वाले लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं क्या करें, मॉडल आंसर्स का तैयार करना शुरू कर दें, जो आता है लिखना चालू कर दें। मरीन लाइफ इज फेसिंग irreparable damage from the millions of tons of plastic waste which ends up in the ocean each year. In this context, examine the implication of plastic pollution on marine ecosystem and suggest some measures for addressing this problem. ठीक है, मैं सोच रहा था कि सीधे ये वीडियो में ही यहाँ पे डिस्कशन कर दूं, कुछ पॉइंट लिखूं नहीं, फिर मैंने कहा थोड़ा पॉइंट लिख देता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो लोग पीडीएफ देख रहे हैं सिर्फ उन लोग को भी काम आ जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न का इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, पहले मैं प्रश्न बता दे रहा हूं कितने पार्ट हैं, इसको समझ लीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं पार्ट्स को। मैंने आज बहुत लिखा नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि चीजें अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी और स्ट्रक्चरिंग पार्ट अब आप खुद से कर पाएंगे। तो पहला पार्ट बोल रहा है, संदर्भ दे रहा है किस चीज का, कि समुद्री जीवन प्रतिवर्ष समुद्र में पहुंचने वाले लाखों टन प्लास्टिक कचरे के कारण अपूरणीय क्षति का सामना कर रहा है। ठीक है, इस संदर्भ में यानी आपको इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंच रहा है, इस बात को आपको थोड़ा सा बताना है। ठीक है, क्योंकि इस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको यही संदर्भ समझा देना है। अब इस संदर्भ में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। दूसरा पार्ट यानी मुख्य भाग का पहला पार्ट हम कह सकते हैं, यानी आपको क्या बताना है, मरीन इकोसिस्टम में प्लास्टिक पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट हो रहा है और इस समस्या के समाधान हेतु कुछ उपाय सुझाइए। ये आपका दूसरा पार्ट, बी पार्ट हो गया, उपाय बताना है। अब देखिए यहां पर पूछा गया उपाय बताना है, मान लीजिए नहीं पूछा होता, केवल यहीं पे प्रश्न खत्म कर देता तो हम उपाय अपने मन से बता देते, ये हम करते ही थे निष्कर्ष में। यहां पे क्लियर पूछ दिया गया उपाय बताना है, तो आपको ध्यान रखना है जब ऐसे क्लियर पूछता उपाय बताना है तो इसका मतलब आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी उपाय मांग रहा है, मतलब आपको 50 शब्दों के आसपास, मतलब इसको भी आपको एक पार्ट मानते हुए आंसर करना है। उसमें क्या था, निष्कर्ष में हमारे ऊपर था, जो मन करा वो उपाय लिख दिया, जहां से मन करे एक दो कुछ उपाय बता दिए। यहां पे आपको प्रॉपर सोल्यूशन देना है, अच्छे खासा 50-60 शब्दों में सोल्यूशन देना है। इसके साथ ही जब ऐसा क्लियर पूछ देता है कि उपाय बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं, साथ में निष्कर्ष में कुछ सरकारी स्कीम्स को बता सकते हैं कि ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही है, जैसे यहां पर मरीन इकोसिस्टम के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपने सुना होगा, इसके अलावा आपने क्लीन सीज कैंपेन सुना होगा। ठीक है, आपने ये सुना होगा कि भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। तो दो चार चीजें जो आपको पता है, आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, मरीन इकोसिस्टम को बचाने के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं क्या लिखना है, क्या हमें पता है। ऐसे प्रश्नों में इंट्रोडक्शन कुछ आंकड़ों के साथ लिखिए कि प्लास्टिक प्रदूषण के कुछ आंकड़े ऐसे हैं। अच्छा, मान लीजिए आंकड़े नहीं आते तो क्या लिख दीजिए, लाखों टन, यहां पे लिखा हुआ है ना लाखों टन प्लास्टिक कचरे के कारण, तो आप भी लिख दीजिए कि प्रतिवर्ष समुद्र में लाखों टन कचरे पहुंचते हैं। ऐड कर दीजिए साथ में कहां से पहुंचता है, तो कहां से पहुंचता है, सीधा प्लास्टिक बह के पहुंच जाता है, दूसरा नदियों के माध्यम से पहुंच जाता है, उद्योग सीधे प्रवाहित करते हैं, और हमारे जैसे लोग जब जाते हैं गोवा घूमने तो क्या करते हैं, बीच पे बोतल फेंक देते हैं, इस वजह से भी कचरा पहुंचता है। ठीक है, इसके अलावा और प्लास्टिक का जो समुद्र का सोर्सेस है वो कहां पे है, नाव, जो नाव चलती है, जो नौका, जो मछलियां मारने के जो जाल होते हैं, वो बेसिकली सबसे बड़ा एक कह सकते हैं हम मरीन प्लास्टिक का सोर्स है। तो आपको कुछ सोर्सेस बता देने हैं कि कहां से पहुंचता है।
मैं आंकड़ा बता दे रहा हूं यहां पे, आप इसको नोट कर लें चाहे तो। प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन टन एक अनुमान के अनुसार समुद्र में इतना प्लास्टिक प्रवाहित होता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2050 में समुद्र में प्लास्टिक से अधिक मछलियां होंगी। ठीक है, हाल में आपने न्यूज में अगर सुना होगा कि समुद्र की सबसे गहराई में भी, जो गहराई वाला पॉइंट था, वहां पर भी प्लास्टिक पोल्यूशन पाया गया है। तो प्लास्टिक किस हद तक समुद्र में जा चुका है। और ये जो प्लास्टिक होता है बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक के रूप में होता है। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल समस्या आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कुछ जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है आंसर लिखते समय, जो होना चाहिए आंसर में प्रेजेंट, और एग्जामिनर खोजेगा, जीपीजीपी ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की चर्चा अवश्य करनी है। और ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्या है, ये बेसिकली आपने सुना होगा, जो उत्तरी प्रशांत महासागर है, जापान के आसपास का तट, वहां पर क्या है, एक जायर, ठीक है, प्रशांत महासागरी जो जायर है उसके बीच में माइक्रो प्लास्टिक का बहुत सारा ढेर है। माना जाता है दुनिया का सबसे विशाल प्लास्टिक का यहां पर ढेर है। और ये प्लास्टिक पोल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने रखता है। ठीक है, तो जो एग्जामिनर है वो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच अवश्य आपके प्रश्न में खोज रहा होगा। आपको यह बताना ही था, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कर दिया गया है। क्लीन सीज अभियान और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम देखते हैं समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव। यही प्रश्न की विशेष मांग है कि समुद्री पारितंत्र पर प्लास्टिक पोल्यूशन के प्रभाव। तो देखिए, आप बेसिकली ऐसे प्रश्नों में क्या लिख सकते हैं, समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव कैसे लिख सकते हैं आप, इसके आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, समुद्री जीवों पर प्रभाव। ठीक है, ऐसे एक हेडिंग डाल दीजिए समुद्री जीवों पर। अब इनको क्या लिख दीजिए सीधा, भाई जो आप देखोगे कई मछलियां होती हैं खा खा के मर जाती हैं, व्हेल मछली आपने देखा होगा, हाल में न्यूजीलैंड के तट पे मिली थी, उसके पेट में कई किलो, मतलब कई 100 किलो प्लास्टिक मिला था। इसका कुछ एग्जांपल डाल दीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे उड़ीसा में जो गहीर माथा का तट है, वहां पर क्या होता है, ऑलिव रिडले कछुआ नेस्टिंग करते हैं। वहां पे प्लास्टिक पोल्यूशन रहेगा तो इन बेचारे नेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो सीधे मरना चालू कर देंगे। ठीक है, ये बता सकते हैं ऐसे समुद्री जीवन पर सीधे प्रभाव। आप क्या बता सकते हैं समुद्री जीवों पर प्रभाव, जो भी है प्लास्टिक पोल्यूशन क्या करता है, रोग पैथोजन का बहुत बढ़िया, मतलब आप कह सकते हैं प्लास्टिक जो है पैथोजन अपने साथ में बहुत अच्छा एक कैरियर होता है। पैथोजन मतलब वायरस, बैक्टीरिया, इनका कैरियर होता है। ये क्या करता है, प्रवाल भित्तियों में रोग बहुत तेजी से लगाता है, इसको बता सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का बायो एक्यूमुलेशन होता है, तो समुद्री जीवों पर आपने प्रभाव बता दिया। दूसरा आप क्या बता सकते हैं, भाई पारितंत्र में केवल समुद्री जीव जंतु ही थोड़ा ना आएंगे, क्या आ सकता है पारितंत्र में, जो अजैविक कारक है। अजैविक कारक मतलब तटीय अर्थव्यवस्था एवं तट पर प्रभाव। और तटीय अर्थव्यवस्था में क्या, भाई गंदगी हो जाएगी तो लोग पर्यटन करने नहीं आएंगे। दूसरा, प्रवाल भित्तियां बहुत मार दी गई हैं इसके कारण, है ना, प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा मर जाती हैं, तो और दृश्यता कम होती है। इन चीजों से आप बेसिकली यहां पर बता सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के प्रभाव। मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं, मैं वही दिखा देता हूं। देखिए क्या बेसिकली आपको मैं कहना क्या चाहता हूं, हेडिंग्स डालिए, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग ढेर सारे एग्जांपल्स यूज करिए। ठीक है, हेडिंग्स आपने मान लीजिए यूज किया, जैसे मैंने लिखा जीवों पर प्रभाव। अब जीवों के अंदर मैं यहां पे लिखूंगा जीवों पर प्रभाव, और 1 2 3 4 पॉइंट लिखूंगा कि जैव विविधता क्षति। उदाहरण, व्हेल मछली खा लेती है, तैरने में इनके सीधे सीधे बाधक होता है। प्लास्टिक मान लीजिए जीपी से तैर के जाना है किसी मछली को, तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच से तैर के पार हो नहीं पाएगी, तो वो प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा पैथोजन जिससे प्रवालों में रोग होता है, ये भी मैं बता चुका हूं। तटीय क्षेत्र में कूड़ा कचरा, नेस्टिंग स्थल, ये भी बता दिया। रसायनों का रिसाव होता है भाई प्लास्टिक से, पता ही होगा, बहुत ढेर सारे रसायन होते हैं, काफी कैंसर जनक भी रसायन होते हैं। ये मलिन में क्या करता है, अम्लीकरण करता है। ठीक है, समुद्री अम्लीकरण से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, इसको भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, अब समाधान की बात, यहां पर आपको ध्यान रखना है समाधान थोड़ा एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। अच्छा, समाधान आप सोचेंगे, मान लीजिए प्लास्टिक पोल्यूशन का समाधान करना है, तो कैसे समाधान करेंगे। एक, भाई जो वर्तमान में पोल्यूशन है उसको हटाया जाए। देखिए एज एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे चीजों को तोड़ते हैं, कैसे स्ट्रक्चरिंग करते हैं, वो समझिए इस बात को। आप क्या समझते हैं, आप सोचते हैं दिमाग में क्या, एक तो वर्तमान का प्लास्टिक पोल्यूशन है, उसको कैसे हटाएं, उसको कम करें, तभी तो समाधान मिलेगा। दूसरा, भविष्य में कैसे रोकें। अब भविष्य में रोकना है तो भविष्य में कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन आखिर में जन्म क्यों ले रहा है। 2 कारण है यार, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पहला कारण ये, दूसरा कारण सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, तभी तो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है। तो आप बेसिकली इन तीनों अगर फैक्टर्स पे सोचेंगे तो आपको आंसर तुरंत समाधान का मिल जाएगा। और हर प्रश्न में आप इस तरह से अगर सोचें बेसिक में जाके एकदम कि भाई कोई समस्या का समाधान करना है तो समस्या का समाधान कैसे, समस्या भविष्य में ना हो और वर्तमान जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। जैसे भ्रष्टाचार का समस्या का समाधान करना है तो वर्तमान समाधान और दीर्घकालिक समाधान, ऐसे समझिए।
तो मैंने क्या बताया, वर्तमान प्रदूषण को हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों एवं तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बुरखेल्डेरिया, स्क्यूडोनोमास, ये 2-3 जीवाणु हैं। ये लोग को देखा गया कि प्लास्टिक और जो पेट्रोल पॉल्यूशन है उसको खा जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है। दूसरा, एनजीओ और सिविल सोसाइटी का प्रयोग करके प्लास्टिक हटवाइए। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया है, क्लीन सीज कैंपेन, ये बताया है। ठीक है। डिमांड कम कर दीजिए प्लास्टिक की, तो कैसे डिमांड कम करेंगे भाई, प्लास्टिक का विकल्प दे दीजिए। प्लास्टिक का विकल्प कुछ बायोडिग्रेडेबल ऐसा हो जाए, प्लास्टिक का विकल्प, जैसे आप देखेंगे भारत में अब केले के पत्तों में कुछ पैकिंग हो रही है, इस तरह का कुछ विकल्प दे दीजिए। जूट है ना, इस तरह का कुछ विकल्प दे दीजिए। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन कैंपेन चलाइए ताकि लोग कम यूज करें प्लास्टिक। ठीक है। सप्लाई कैसे रोकेंगे भाई, सीधे दंड एवं पुरस्कार, बैन लगा दीजिए, है ना। देखा होगा आपने, काफी बैन है प्लास्टिक, यूपी में तो बिल्कुल बैन है। और गवर्नमेंट 2022 तक भारत से सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने का पहले ही प्रण ले चुकी है। पीपीपी क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, इस बात को समझिएगा। ये है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब जो पॉल्यूशन कर रहा है वही भुगतान करे भाई। आप पॉल्यूशन कर रहे हो तो आप इसका समाधान दोगे। आपने देखा होगा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सुन रखा होगा आपने। ठीक है। जो जैव अपशिष्ट प्रबंधन नियम है या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, इसके अलावा जो ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, सब में अब एक कॉमन चीज आ गई है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका यूज करिए सप्लाई कम करने के लिए। तीसरा, अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान दीजिए भाई। जो प्लास्टिक अपशिष्ट आ रहा है वो समुद्र तक पहुंचे नहीं, तो इसका विशिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन हो जाए। और चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाया जाए, यानी जो प्लास्टिक उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या करें, रिसाइकिल, रीयूज दोबारा से करते रहे, यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाए, न कि रेखीय अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, समाधान। और मैंने बताया कि कुछ स्कीम्स भी बता सकते हैं। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये जो आज का डिस्कशन है ये आपको समझ में आया होगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर ऐसे ऐसे वीडियोस के साथ आपके सामने आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाइए। धन्यवाद।